तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नया आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिजड़े पर पिजड़ा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विज्ञानपुर चैनल में। आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 8वां करा रहे हैं और आपको साथ साथ में प्रैक्टिस नंबर 7वां का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसको बताते चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। हम आपको सब कुछ बताए थे कि कब बना था, 1905 में। ये कहाँ है, असम में है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित भी किया जा चुका है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वह है गैंडा के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रैक्टिस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की सरकार की पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @ 75 के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया। तो दोस्तों बताइए ज़रा, इन्होंने कहाँ किया। अहमदाबाद में किया, गुजरात में। और जानते हैं किसका वर्षगांठ है ये गांधी जी का जो दांडी मार्च उन्होंने सन 1930 में किया था, उसी का ये 91वां वर्षगांठ है। तो दोस्तों याद रखे रहिएगा। और साथ साथ में एक प्रश्न आपको ये भी बताते चलें कि जो ये दांडी मार्च है वो कब शुरू हुआ, 1930 में। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक, दांडी तक। तो दोस्तों ये भी आप याद रखे रहिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, थार। भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसे रेगिस्तान भी कहा जाता है, तो वह है थार। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। अगर वहीं बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो दोस्तों है वो है गोबी। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मंगोलिया में। और अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो दोस्तों वो कौन है, सहारा। और कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। तो आप तीनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न क्या है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं थार। ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन आपका कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जरा बताइए ये कहाँ स्थित है। तो जी बिल्कुल सही है, कर्नाटक के मैसूर में श्रवणबेलगोला में है। और यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसको चामुंडरा ने बनवाई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो श्रवणबेलगोला में है। और किसने बनवाई थी, चामुंडरा ने बनवाई थी। और श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो वह है कर्नाटक में। तो प्रश्न क्या था आपका कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित कहाँ है, तो दोस्तों है वो है श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हैं, इनका वादक क्या है। तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया का जो प्रसिद्ध वादक है वो है बांसुरी। और अगर आपको बताते चलो इनका कि जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। 1938 में इनका जन्म हुआ था। हाँ, और एक और बता दे रहे हैं कि इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा एक उपाधि दी गई थी। तो क्या दिया गया था, एक पुरस्कार था इनको, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं, तो दोस्तों है बांसुरी। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो दोस्तों तब तक आप उत्तर बताइए, हम आपको इसका इतिहास बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद कौन सा, 280 के अंतर्गत संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर, चाहे तत्पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति के बाद, या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझें, तो एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन होगा। अब वित्त आयोग का गठन इसका मतलब है कि कौन करेगा, राष्ट्रपति जब आवश्यक समझें। तो इसमें जानते क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। और जो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था 1951 में। और अगर बात करें कि उस समय अध्यक्ष कौन था, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो केसी नियोगी। और इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां। और इसका अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर NK सिंह है। तो आपका क्वेश्चन क्या था
कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो दोस्तों अभी तो हम आपको बताएं कि 5 वर्ष के बाद। तो उत्तर क्या होगा आपका? दूसरा, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस घोषित किया गया? अब देखिए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और जानते हैं इसका पहले से नाम क्या था? इसका पहले से जो नाम था वो था राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो अच्छा, ये जानते हैं कब मनाया गया? ये भी आपको बता दे रहे हैं। ये पहली बार सन 1995 में मनाया गया। तो याद रखे रहिएगा, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब? 16 मार्च। ऑप्शन नंबर चौथा। नंबर 7 है आपका कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो चलिए आपको बताते चलें कुछ कि ये सन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तो जानते हैं उन्होंने वहाँ पर एक घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का लक्ष्य है वो स्वराज्य प्राप्त करना है। और उन्हीं के अनुसार जो स्वराज्य का अर्थ था वो था स्वशासन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो दोस्तों होता स्वशासन। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? इसके पहले हम आपको एकाधिकार बता चुके हैं। तो एकाधिकार क्या था? वो पूंजीवाद था। और द्विपक्षीय अधिकार क्या होता है दोस्तों? तो द्विपक्षीय अधिकार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें एक विक्रेता होता है और एक क्रेता होता है। तो आपको क्या उत्तर होगा आपका? एक क्रेता और एक विक्रेता। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन आपका कि कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि केरल में कौन सा नृत्य प्रणाली है? तो केरल में है कथकली। और हाँ दोस्तों एक बार और इसी समय बता दे रहे हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में कथक है और केरल में कथकली। कन्फ्यूज मत होइएगा। कर्नाटक में यक्षगान, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी पूछ रहा था कहाँ की नृत्य प्रणाली है। और हाँ दोस्तों तमिलनाडु तो हमने बताया नहीं, तो आप बताइए तमिलनाडु का कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। तो कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी। तो जरा बताइए कि नियुक्ति कौन करता है? और आपको बता रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार एक अटॉर्नी जनरल होगा। और कौन नियुक्ति करेगा? वो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। ये ध्यान से समझिएगा। और वर्तमान में ये बता रहे हैं आपको कि के वेणुगोपाल इस पद पर नियुक्त हैं। यानी महान्यायवादी कौन? तो वह है के वेणुगोपाल। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वो भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार। ऑप्शन नंबर दूसरा। और हाँ दोस्तों एक और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा में उसका सदस्य न होने के बावजूद भी लोकसभा में रहता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हाँ दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपका कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। तो कौन देश है? तो आपको बताते चलें कि जो ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य एक समझौता हुआ था सन 1914 में, उसी के बाद से ये एक रेखा खींचा गया था, मैकमोहन रेखा। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में यही जो रेखा है मैकमोहन रेखा, वही भारत और चीन के मध्य है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सन 1914 में ब्रिटेन का कब्जा था भारत पर। और वहीं बात कर रहे हैं कि इस समय तो भारत आज़ाद हो चुका है और तिब्बत पर चीन का कब्जा है। तो इसी वजह से जो मैकमोहन रेखा है वो वर्तमान में भारत और चीन के मध्य है। तो दोस्तों आपका जो उत्तर होगा वो चीन और भारत। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन आपका कि किस देश के खिलाफ खेलते हुए भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई? तो दोस्तों किस देश के खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका। और आपको बता दें कि विश्व में
दूसरे नंबर की ये खिलाड़ी हैं मिताली राज महिला में, जिन्होंने 10,000 रन से अधिक बनाया। और अगर भारत की बात किया जाएगा तो पहले नंबर, ये भी याद रखे रहिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन आपका कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो जरा बताइए कौन सा धर्म है? तो दोस्तों वो है बौद्ध धर्म। इच्छा जो है वो सब कष्टों का कारण है, ये बौद्ध धर्म में बताया गया है। और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है। जानते हैं कौन कौन वो 4 आर्य सत्य हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। तो दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो यही है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म? तो दोस्तों वो है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन आपका कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो दोस्तों ये किस खान से निकाला गया था? जी बिल्कुल सही, गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद। तो सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर चौथा। और हाँ दोस्तों ऐसे ही कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आप देखे होंगे कि आपकी परीक्षा में पूछा गया भी होगा ये। तो ज़रा बताइए कितनों को लग रहा है कि ये परीक्षा उनके परीक्षा में आया था? ज़रा कमेंट करके बताइए। तब तक हम आपको बताते हैं कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कुल लगते हैं 500 सेकेंड। और उन्हीं 500 सेकेंड को जब हम बदलेंगे तो क्या आएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 8.3 मिनट, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला जो क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? अर्थात ये पूछ रहा है कि कौन द्वितीयक मेमोरी नहीं है? तो दोस्तों रैम को द्वितीयक मेमोरी नहीं, ये प्राइमरी मेमोरी है ये। और रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जबकि फ्लॉपी, डीवीडी, चुंबकीय टेप इत्यादि ये सभी क्या है? द्वितीयक संचायक यूनिट अर्थात सेकेंडरी मेमोरी है ये लोग। तो प्रश्न क्या था आपका कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचायक यूनिट नहीं है? तो वो है रैम, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये देखिए कुछ भी पूछ रहा है एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब बता दीजिए, जब एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? वृश्चिक राशि में हुआ था, ऑप्शन नंबर चौथा मार दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कि ट्रेकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ट्रेकोमा जो होती है वो आँखों की एक संक्रामक बीमारी है। और यह क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। दोस्तों नाम याद रखे रहिएगा, क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस। और इसका समय से उपचार न होने पर अंधता हो सकता है, माने आपको दिखेगा नहीं। तो ट्रेकोमा किसकी संक्रामक बीमारी है दोस्तों? वो है आँखों की, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु भारत बांग्लादेश मैत्री पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि मैत्री सेतु किसके किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश। एक प्रश्न तो यही पूछ सकता है, किस नदी पर है दोस्तों? तो यह फेनी नदी, ऑप्शन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस में होता है दोस्तों? तो वो होता है गामा किरण में। इसका तरंग दैर्ध्य जानते हैं कितना होता है? 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर के बीच में होता है। और इन किरणों में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा संचित रहती है और इसी वजह से इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, गामा किरण। जो क्वेश्चन आपका कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में देश के पहले रोजगार उन्मुख ऑनलाइन कॉल सेंटर रोजगार सेतु का डिजिटल उद्घाटन किया? दोस्तों उद्घाटन कैसा किया गया? डिजिटली तरीके से। तो रोजगार सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ? वो हुआ गुजरात। किसने किया? वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया। और किसके अवसर पर किया गया दोस्तों? वो भी इम्पॉर्टेंट है, सुनिएगा। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती
के अवसर पर किया गया। और आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद की जो जयंती होती है उस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो है 12 जनवरी। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कहाँ हुआ है रोजगार सेतु का डिजिटल उद्घाटन? तो हुआ है गुजरात, ऑप्शन नंबर पहला। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सदस्य नहीं है, इसका मतलब है किसका सदस्य नहीं है, किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो जानते हैं G20 का भी भारत सदस्य है, सार्क का भी सदस्य है भारत, UN का भी सदस्य है भारत। लेकिन अगर बात करें G8 का, तो G8 का सदस्य भारत नहीं है। तो इसके सदस्य कौन कौन है? वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK यूनाइटेड किंगडम, रूस, USA तथा कनाडा। तो दोस्तों इसमें तो भारत का नाम नहीं है, तो G8 का सदस्य भारत नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों वो किए थे मेंडलीव साहब ने। और बाद में मोजले साहब मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित किया और इन्होंने बताया कि जो तत्वों का वर्गीकरण इसमें किया इन्होंने ये बताया कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इस आवर्त सारणी को रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है? उसका आधार है दोस्तों परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें रखा गया है। और ये पूछा भी जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों कौन? मेंडलीव, ऑप्शन नंबर पहला। जो क्वेश्चन आपका कि टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो दोस्तों टाइफाइड किससे पैदा किया जाता है? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो होता है साल्मोनेलो टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। और जानते हैं क्या करता है? ये जो जीवाणु होता है ये छोटी आंत में रहता है और ये किससे फैलता है? ये मल और मक्खियाँ के इत्यादि के द्वारा फैलता है। और इसमें जो रोगी होता है उसको सिर दर्द, तेज बुखार इत्यादि समस्याएं होती हैं। तो प्रश्न क्या था कि टाइफाइड किसके द्वारा पैदा होता है, अर्थात किसके द्वारा ये होता है? तो दोस्तों होता है साल्मोनेलो टाइफी बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? जरा बताइए कौन था? तो वो सन 1959 में सबसे पहले भारत दौरे पर आए थे और इनका नाम था D.D. आइजनहावर। D.D. आइजनहावर, याद रखे रहिएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 26 और आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? चलिए कुछ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में आपको कुछ बताते हैं। सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और जानते हैं जिन्होंने स्थापना किया था ये सन 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी रहे हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना सार्वजनिक रूप से भाषण भी दिया था। तो सब कुछ तो बता दिए, लेकिन ये नहीं हम बताए कि संस्थापक कौन है। तो यही तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों 10 सेकंड तो लगते हैं, लाइक कर दीजिए, लाइक अभी भी नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर अभी भी नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।